एक विशेष सूचना, इस वेब सीरीज के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, गांव, संस्था, राजनीतिक दल या चुनावी घटना से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता प्रतीत होती है तो उसे मात्र एक संयोग माना जाए। इस श्रृंखला का उद्देश्य केवल मनोरंजन, सामाजिक अवलोकन और मानवीय व्यवहार की समझ प्रस्तुत करना है। इसमें दर्शाए गए विचार, संवाद और परिस्थितियां कथा का हिस्सा है तथा इन्हें किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना का प्रत्यक्ष चित्रण न माना जाए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं शाश्वत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं अपनी नई वेब सीरीज चौसर के चौथे संस्करण में। दोस्तों, अब तक जो आपने मेरी वेब सीरीज को देखकर जो प्यार और विश्वास दिखाया है, उसने मुझे बहुत प्रेरणा और दिशा दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही प्रेम और विश्वास आप सब मुझ पर बनाए रखें, ताकि आने वाले समय में मैं आपको और ज्यादा इंफॉर्मेटिव और मोटिवेटेड स्टोरी सुनाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं चौसर, चतुर्थ संस्करण, प्रचार का युद्ध। पिछले संस्करण में आपने देखा कि नाम वापसी के दिन चौसर की बिसात पर दो बड़ी चालें चली गई थीं। एक तरफ विक्रम सिंह जी ने अपना नामांकन वापस लेकर समर जी को अपना समर्थन दे दिया था और दूसरी तरफ सत्यम जी ने भी मैदान छोड़ते हुए जसवंत जी के पक्ष में खड़े होने का फैसला किया था। दो नाम, वापसी, दो समर्थन और बदल गए पूरे समीकरण। लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है, राजनीति में सबसे खतरनाक दिन वह नहीं होता जब चाल चली जाती है, सबसे खतरनाक दिन वह होता है जब उस चाल का असर दिखाई देना शुरू होता है। और अब ठीक वही होने वाला था। चुनाव चिन्ह मिल चुके थे, पोस्टर तैयार थे, बैनर छप चुके थे और पंचायत की राजनीति अब चौपालों से निकलकर घर घर पहुंचने वाली थी। उस रात शायद ही कोई उम्मीदवार चैन की नींद सोया हो। किसी के सामने जीत का सपना था, किसी के सामने हार का डर, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो अभी भी अपनी अगली चाल सोच रहे थे। सुबह हुई और इसके साथ ही शुरू हुआ प्रचार का युद्ध। सबसे पहले चर्चा शुरू हुई बीडीसी सदस्य पद की, क्योंकि अब वहां स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। सत्यम जी के मैदान छोड़ने के बाद जसवंत जी का आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत दिखाई दे रहा था। लेकिन आत्मविश्वास और जीत दो अलग बातें होती हैं, ये बात जसवंत जी भी जानते थे। इसीलिए उन्होंने प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ी। सुबह से शाम तक गांव गांव संपर्क, घर घर दस्तक, लोगों से मुलाकात और लगातार जनसंपर्क। कहा जाता है कि उनके काफिले की चर्चा सिर्फ उनकी पंचायत तक सीमित नहीं रही, आसपास की पंचायतों में भी लोग उसके बारे में बात करने लगे थे। लेकिन जसवंत जी की असली ताकत सिर्फ उनका प्रचार नहीं था, उनकी असली ताकत थी दिखाई देना। और इसमें उनका साथ दे रहे थे मशहूर ब्लॉगर साजन जी। जहां जसवंत जी जाते वहां कैमरा पहुंच जाता, जहां सभा होती वहां लाइव प्रसारण शुरू हो जाता, जहां समर्थक जुटते वहां वीडियो बन जाता। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा था कि चुनाव सिर्फ मैदान में नहीं, मोबाइल फोन में भी लड़ा जा रहा है। फेसबुक खुलते ही कहीं जसवंत जी दिखाई देते, किसी स्टेटस पर उनकी सभा, किसी वीडियो में उनका भाषण और किसी पोस्ट में उनका काफिला। समर्थकों का उत्साह बढ़ रहा था। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि असली परीक्षा मतदान वाले दिन होगी। उधर उप प्रधान पद की लड़ाई और भी दिलचस्प होती जा रही थी। कुछ ही दिन पहले तक कई लोगों को लगता था कि समर जी मुकाबले में पीछे हैं, लेकिन विक्रम सिंह जी की एक चाल सब कुछ बदल चुकी थी। अब चर्चा ये नहीं थी कि समर जी चुनाव लड़ रहे हैं, चर्चा ये थी कि आखिर उनका वोट प्रतिशत कितना बढ़ चुका है। चाय की दुकानों पर उनकी चर्चा, चौपालों में उनकी चर्चा, यहां तक कि कुछ विरोधी भी मानने लगे थे कि अब मुकाबला पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन इस कहानी का दूसरा पात्र भी कमजोर नहीं था, जगदीश जी। जगदीश जी राजनीति के पुराने खिलाड़ी थे। उन्हें पता था कि चुनाव सिर्फ भावनाओं से नहीं जीते जाते, समीकरण भी बनाने पड़ते हैं। और शायद इसीलिए वे लगातार गांवों के चक्कर लगा रहे थे, बैठकें कर रहे थे,
समर्थन जुटा रहे थे और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे थे। कहा जाता है कि राजनीति में कुछ वोट अपने होते हैं और कुछ वोट बातचीत से अपने बनाए जाते हैं। जगदीश जी भी यही कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके सामने एक समस्या बार बार आ रही थी। वह समस्या थी गांव की राजनीति, क्योंकि जिस गांव से वे संबंध रखते थे उसी गांव से प्रधान पद की एक मजबूत उम्मीदवार भी मैदान में थी, सविता कुमारी जी। अब लोग उलझन में थे। क्या गांव अपने उप प्रधान उम्मीदवार को वोट देगा या अपनी प्रधान उम्मीदवार को? ये सवाल जगदीश जी की रणनीति के सामने बार बार दीवार बनकर खड़ा हो रहा था, और शायद यही कारण था कि कई समीकरण बनते बनते टूट जा रहे थे। लेकिन राजनीति में कोई खिलाड़ी आसानी से हार नहीं मानता। उधर समर जी का प्रचार बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहा था। न बहुत बड़ा काफिला, न बहुत बड़ा प्रदर्शन, न बहुत ज्यादा शोर, बस शांत प्रचार, घर घर संपर्क, लोगों से बातचीत और उनके साथ विक्रम सिंह जी का खुला समर्थन। कई लोगों को लग रहा था कि यह समर्थन मतदान वाले दिन चमत्कार कर सकता है, लेकिन चुनाव में चमत्कार आखिरी दिन ही दिखाई देते हैं, और वह दिन अभी दूर था। उधर प्रधान पद की लड़ाई भी धीरे धीरे रोचक होती जा रही थी। 4 चेहरे, 4 सपने, 4 अलग अलग रास्ते। भावना जी नई ऊर्जा के साथ मैदान में थी। माया जी अब भी शांत थी। कोई नहीं जानता था कि एज क्या होने वाला एच कुमारी देवी जी अपने पुराने नेटवर्क को सक्रिय कर चुकी थी, और सविता कुमारी जी लोगों के दिल तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि प्रचार का यह युद्ध जल्द ही एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाला है जहां विकास की बातें पीछे छूट जाएंगी और आरोपों का दौर शुरू होगा। क्योंकि कुछ लोग भाषण तैयार कर रहे थे, कुछ लोग पोस्टर, और कुछ लोग कुछ और, कुछ ऐसा जो किसी मंच से नहीं, मोबाइल फोन से चलेगा। एक ऑडियो जो अभी सामने नहीं आया था, एक संदेश जो अभी वायरल नहीं हुआ था, एक आरोप जो अभी लगाया नहीं गया था। लेकिन जब वह बाहर आएगा तो सिर्फ उम्मीदवार नहीं, पूरा चुनाव प्रभावित होगा। और तब चौसर की बिसात पर मोहरे नहीं, शब्द लड़ेंगे। बहरहाल पूरा क्षेत्र प्रचार के रंग में रंग चुका था। जसवंत जी का काफिला गांव गांव पहुंच रहा था। मशहूर ब्लॉगर साजन जी की लाइव कवरेज हर दिन नई चर्चा पैदा कर रही थी। समर जी शांत प्रचार के रास्ते पर अकेले ही चल रहे थे, और जगदीश जी अपने समीकरण मजबूत करने में लगे हुए थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि प्रचार का यह युद्ध अब एक नए मोड़ पर पहुंचने वाला है। क्योंकि जहां राजनीति होती है वहां सिर्फ समर्थन नहीं होता, वहां विरोध भी होता है, और जहां विरोध होता है वहां आरोप भी आते हैं। धीरे धीरे चुनावी माहौल बदलने लगा। अब चौपालों में विकास की चर्चा कम होने लगी थी और आरोपों की चर्चा ज्यादा। कहीं पुराने फैसलों पर सवाल उठाए जा रहे थे, कहीं प्रत्यारोपों की बौछार हो रही थी, कहीं युवा लोग प्रत्याशियों से उनके विजन पूछ रहे थे, पिछली बार क्या हुआ था, और कहीं लोग भविष्य के सपने दिखा रहे थे। लेकिन इस सब के बीच कुछ ऐसा भी चल रहा था जो खुले मंच पर नहीं था। कुछ बातें बंद कमरों में हो रही थी, कुछ बातें मोबाइल फोन पर, और कुछ बातें व्हाट्सएप ग्रुपों में। दिन गुजरते गए, प्रचार बढ़ता गया, और फिर एक दिन एक ऑडियो कुछ लोगों तक पहुंचा। पहले एक व्यक्ति के पास, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, और धीरे धीरे उसकी चर्चा शुरू हो गई। लोग कह रहे थे उसमें कुछ गंभीर आरोप हैं, कुछ लोग कह रहे थे ये राजनीति है, कुछ लोग कह रहे थे ये चुनावी हथियार है। लेकिन सच क्या था कोई नहीं जानता था। उसी दौरान वह ऑडियो शाश्वत जी तक भी पहुंच गया। उन्होंने उसे सुना, फिर दोबारा सुना, और फिर काफी देर तक चुप बैठे रहे, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें थीं जिन्होंने उन्हें भीतर तक आहत कर दिया था। उन आरोपों में ऐसी बातें भी शामिल थीं जिन्हें वे पूरी तरह बेबुनियाद मानते थे, और साथ में उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे को भी कुछ तत्वों ने उल्टा उन पर ही प्रत्यारोप लगा दिया और जनता में भ्रम फैलाने की भरपूर कोशिश की। जीआईआई उन्हें दुख हुआ
बहुत दुख, क्योंकि राजनीति में विरोध समझ आता है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर की गई चोट अलग होती है। उस रात काफी देर तक वे कुछ नहीं बोले, न किसी को फोन किया, न किसी को जवाब दिया, न किसी के खिलाफ कोई बयान दिया, लेकिन उनके भीतर एक तूफान जरूर चल रहा था। और फिर रात के एक शांत पल में उन्होंने फेसबुक खोला, कुछ देर तक स्क्रीन को देखते रहे और फिर एक छोटी सी पोस्ट लिखी, जो लोग कीचड़ उछाल रहे हैं परमपिता सब देख रहे हैं। बस इतना ही, ना कोई नाम, ना कोई सफाई, ना कोई आरोप। लेकिन जो लोग परिस्थिति को समझ रहे थे वे उस पोस्ट का दर्द महसूस कर सकते थे। उधर उनके करीबी लोग स्थिति की गंभीरता समझ चुके थे। उनके तीनों भाई, उनके मामा जी और मशहूर ब्लॉगर साजन जी, सभी उनसे लगातार बात कर रहे थे। सभी उन्हें समझा रहे थे, अभी नहीं, समय आने दो, चुनाव तक शांत रहो, भावना में आकर कोई फैसला मत लेना। और शायद यही वह पल था जब शाश्वत जी ने अपने भीतर चल रही लड़ाई को रोकने का फैसला किया। एक निर्णय लिया गया, चुनाव तक वे राजनीति से दूर रहेंगे, चुनाव तक वे शिमला में ही रहेंगे, बाकी सब उनके अपने लोग संभाल लेंगे। ये सुनकर वे शांत तो हो गए, लेकिन शायद पूरी तरह नहीं, क्योंकि कुछ घाव समय लेते हैं और कुछ सवाल उत्तर मांगते हैं अपने मन को स्थिर करने के लिए। उन्होंने राजनीति से ध्यान हटाया और तभी एक नई यात्रा शुरू हुई, आस्था की यात्रा। उन्होंने अपनी प्रेम कहानी को शब्दों में ढालना शुरू किया, पुरानी यादों को लिखना शुरू किया और साथ ही अपने कदम मोड़ दिए परमपिता की शरण की ओर। एक एक करके उन्होंने चारों महासु देवताओं के दर्शन किए। पहला महासु, फिर दूसरा, फिर तीसरा और अंत में चौथा। हर मंदिर में उन्होंने माथा टेका और अपनी मां की जीत का आशीर्वाद दिया और अपने मन का सारा बोझ उनके चरणों में रख दिया। अब वे किसी से लड़ नहीं रहे थे, न किसी को जवाब दे रहे थे, न किसी को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे। वे सिर्फ देख रहे थे, सुन रहे थे और इंतजार कर रहे थे उस दिन का जब हर आरोप का उत्तर शब्दों से नहीं, सत्य से मिलेगा। क्योंकि चौसर की बिसात पर हर चाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, कुछ जवाब समय देता है और समय कभी अन्याय नहीं करता। लेकिन उधर पंचायत की राजनीति अपने सबसे उग्र दौर में प्रवेश कर रही थी। प्रचार तेज हो चुका था, समर्थक सक्रिय हो चुके थे, व्हाट्सएप ग्रुप लगातार चल रहे थे, फेसबुक पोस्ट लगातार आ रही थी, सभाएं बढ़ रही थी और साथ ही तनाव भी, क्योंकि मतदान का दिन अब दूर नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, क्या जनता प्रचार से प्रभावित होगी या अपने मन से फैसला करेगी? क्या आरोप वोट बदल देंगे या काम? क्या समर्थन मतदान तक टिक पाएंगे या आखिरी समय में फिर कोई नई चाल चलेगी? इन सवालों के जवाब अभी बाकी थे, क्योंकि चौसर की सबसे खतरनाक बाजी अब भी खेली जानी बाकी थी। और इस बार मोहरे नहीं, सूचनाएं चलने वाली थी क्रमशः। चौसर पंचम संस्करण वायरल वार। जब एक ऑडियो ने पूरे चुनाव को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया। 15 जून को जारी होगा चौसर का पंचम संस्करण। तब तक आप सब श्रोताओं को शाश्वत जी का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे।